ये कहानी हमें मेरठ से एक माँ ने भेजी है और वे अपने पापों का पश्चाताप भी करना चाहती हैं और वे चाहती हैं कि मेरी कहानी उन सभी लोगों तक पहुँचे जो मेरी तरह सोच रखते हैं। और उनका कहना है शायद एक माँ हमेशा ऐसा ही सोचा करती है, चाहे उसका बच्चा जैसा भी हो, लेकिन उसका बच्चा हमेशा उसको लाखों में एक ही लगता है और उसके भलाई के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। वे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं, वे दुनिया की हर खुशी देना चाहती हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य में चूक भी जाती हैं। जिस चीज़ को बच्चे की ज़रूरत ना हो उससे ज़्यादा मिल जाए तो ऐसे बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। शायद यही सब सोच मैंने अपने छोटे बेटे के लिए रख लिया था, इसलिए वह इतना बिगड़ गया था। चलिए सुनते हैं हम उनकी पूरी कहानी उन्हीं के जुबानी। मेरा बेटा नशेड़ी और जुआरी भी था, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो अपनी दिमागी संतुलन भी शायद खो बैठा था। उसकी शादी मैंने एक गरीब लड़की से करवा दी थी जो अनाथ भी थी। मैं उस लड़की का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और उसका पूरा पूरा ध्यान भी रखती थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरा नशेड़ी बेटा रात भर उसे बहुत तकलीफ़ देता रहेगा। मगर वह इतनी प्यारी लड़की थी और इतनी हिम्मत वाली लड़की थी, उसने उफ तक ना की थी। अब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं उसे अपने कमरे में अपना दरवाज़ा बंद करके अपने साथ सुलाने लगी थी। एक रात आँख खुली तो मुझे बहू कहीं नज़र नहीं आई। मैं भागती हुई बेटे के कमरे में गई तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ये कदम मैं बड़ी मजबूरी में उठाया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं अपने घर में बड़ी आराम से ज़िंदगी बिता रही थी, मगर मेरी बड़ी बहू ने तो मुझे एक ऐसी बात बता दी कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह अपनी 4 साल की बेटी का हाथ पकड़कर बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। वह अपनी सुर्ख नज़रों से मुझे देख रही थी और बोली, आज मेरे पति देव आएंगे तो मैं ये सारी बातें बताऊंगी और उनसे कहूंगी कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में जहां आपका नशेड़ी और पागल बेटा रहता है। मैं बोली, क्या हो गया है रागनी? आज से पहले तुमने कभी ऐसी बात नहीं की थी। वह कहने लगी, माँ जी पूछिए मेरी 4 साल की बेटी से इसके पागल चाचू इससे क्या कह रहा था। नन्ही मधु ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैं उससे बोली, भगवान के लिए रागनी ये घर छोड़कर मत जाना। मैं राजन के लिए कोई इंतजाम कर लूँगी। एक माँ से उसकी औलाद को दूर मत करो। वह तो पहले ही अपने होश हवास से बेगाना है और अगर अब तुम पवन को लेकर यहाँ से चली जाओगी तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। देखो रागनी, तुम्हारी भी औलाद होगी। भगवान ना करे कभी तुम्हारे घर में ऐसा बच्चा पैदा हो, तुमको भी कभी ऐसी परेशानी ना आए जिसे मैं सुबह शाम बर्दाश्त करती हूँ। मेरी बात सुनकर रागनी डर गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी में कीजिएगा, नहीं तो मैं ये घर सच में छोड़ छाड़ कर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी। अब मैंने ये सोचा था कि राजन वाले समस्याओं को कैसे निपटाऊं। मैं सारी रात सोचती रही और इन सारी समस्याओं का हल बस यही निकला था कि मुझे राजन की शादी कर देनी चाहिए। मगर मैं इसके लिए उसकी पत्नी कहाँ से ढूंढ कर लाती? एक नशेड़ी और दिमाग से पैदल लड़के को अपनी बेटी कौन देता भला? सुबह जब मैं कमरे से निकली तो रागनी मुंह फुलाकर बैठी थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है रागनी, क्या हुआ है? वह बोली, आपने राजन का क्या सोचा है? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहिए? रागनी कहने लगी, अच्छा तो यही होगा कि उसे अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दो और वहाँ उसके दिमाग का भी इलाज होता रहेगा। घर में छोटी बच्ची है, फिर दूसरा बच्चा भी तो आने वाला है। ऐसे में एक नशेड़ी और रोज रोज के कलेश में रहना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, तुम फिक्र मत करो, मैंने राजन का सोच लिया है। मैं उसे कभी भी नशा मुक्ति केंद्र तो नहीं भेजूंगी, क्योंकि मैं उसका इलाज भी करवा रही हूँ और डॉक्टर ने यही कहा है। अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है, अब राजन के ठीक होने की कोई चांस नहीं है। मैं ये कड़वा घूंट भी भर लेती, मगर डॉक्टर ने कहा है कि उसकी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। फिर मैं अपनी कोख से जन्मे बच्चे को खुद से दूर कैसे भेज सकती हूँ? मैं अपने राजन की शादी कर दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू तालियां पीटकर हंसने लगी और बोली, माँ जी आपने ये कैसी बात कर दी? ये नशेड़ी और पागल से भला अपनी बेटी की शादी कौन करेगा? मुझे रागनी के ऐसे विचार और बातें सुनकर बहुत बुरा लगा था। मैं बोली, मेरा पति करोड़ों की जायदाद छोड़ गया है अपने बच्चों के लिए। अगर राजन से कोई लड़की शादी नहीं करेगी तो मैं उसके लिए लड़की खरीद कर ले आऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू बिल्कुल चुप हो गई थी। मैं सब कुछ समझती थी कि रागनी ये सब क्यों कर रही है। वह बस ये चाहती थी
कि राजन को जल्द से जल्द रास्ते से हटाकर वह सारी जायदाद अपने पति के नाम करवा ले और फिर सारी जायदाद बेचकर ये देश छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो जाए। वह जब से मेरे घर में ब्याह कर आई थी उसने एक ही रट लगाई हुई थी, पवन हम दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वह मानता ही नहीं था। एक तो राजन बीमार था, दूसरा मैं थी। अब वह सारी जायदाद बेचकर नहीं जा सकता था। वे दोनों भाई बराबर के जायदाद के हिस्सेदार थे। रागिनी चाहती थी राजन पागल खाने चला जाए और फिर सब कुछ उसके पति के हाथ में आ जाए। खैर अब मैंने भी सोच लिया था कि मैं किसी भी हाल में रागिनी को उसके चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने सोचा था कि राजन की शादी कर दूंगी। चलो किसी गरीब लड़की से ही भला। मेरी बड़ी बहू ये सब कुछ नहीं चाहती है, मैं तो सिर्फ अपना ही सोच रही थी। किसी गरीब घर की लड़की आएगी, कुछ दिन आराम की जिंदगी बसर कर लूंगी। इस मामले में मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। मैंने अपनी कामवाली से कह दिया था मुझे किसी गरीब घर की लड़की चाहिए, मैं राजन की शादी करना चाहती हूँ। मेरी नौकरानी भी हैरान हो गई। वह कहने लगी दीदी आपको क्या हुआ है? आपको तो पता है कि राजन साहब ठीक नहीं है, तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? मैं बोली कि मुझे पता है, गरीबी बहुत ही बुरी चीज़ होती है। गरीबी में तो लोग अपने बच्चे को बेचने तक मजबूर हो जाते हैं। तुम बस ऐसा करो कि अपने जानने वाले घरों में ये बात पहुंचा दो कि मालकिन का नशेड़ी और पागल बेटा है जिसकी वे शादी करना चाहती हैं। उसने हामी भर ली थी। 3-4 दिन बीत गए थे। मेरी नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। वह कहने लगी दीदी आप तो बड़ी ही अंतर्यामी बात करती हैं। मैं बोली वो कैसे? तो नौकरानी ने बताया उसकी एक पड़ोसन है, अब वह अपनी अनाथ बेटी की शादी करना चाहती है। मैंने उसे बताया कि मालकिन के बेटा पागल है, तो वो कहने लगी मुझे स्वीकार है, कम से कम मेरी बेटी को 2 टाइम की रोटी तो आराम से मिलेगी। यहाँ तो वो सुबह शाम अपने भाइयों के लात जूते खाती रहती है और अपनी भाभीयों के कपड़े साफ करती है, तब कहीं जाकर उसको 2 रोटी मिलती है। मैं ये बात सुनकर उस बच्ची के लिए बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे आज ही शाम को उनके घर ले चलो। नौकरानी ने पहले ही लड़की वालों को खबर दे दी थी। शाम को मैं घर में किसी को भी बताए बगैर उस नौकरानी के साथ निकल गई थी। हम दोनों लड़की के घर गए थे। मैं तो ये देखकर सोच में पड़ गई थी कि इस तरह की झोपड़ियों में लोग कैसे गुजारा कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा घर था जिसमें छोटे छोटे 3 कमरे बने हुए थे। मुझे भी एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। मैंने लड़की की माँ से कहना शुरू किया मेरे बेटे की कुछ आदतें ठीक नहीं है, वह नशा करता है और थोड़ा दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। मुझे उसके लिए एक लड़की की तलाश है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, दौलत और ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा आपकी बेटी को। बस मेरी ये इच्छा है कि मेरे बेटे को उसकी जीवन साथी मिल जाए और मेरे बेटे के कदम से कदम मिलाकर चले और मेरे बेटे को समझाए, प्यार करे। शायद उसका प्यार पाकर मेरा बेटा ठीक हो जाए। लोग कहते हैं कि बच्चे पर जिम्मेदारी डालने से बच्चा ठीक हो जाता है, तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला नहीं है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। औलाद के गम से और उसकी तकलीफ से बड़ा कोई गम नहीं है। मैंने कहा कि अपनी बेटी को लेकर आओ। जब अन्नू को मेरे सामने लाया गया तो मैं देखकर हैरान रह गई थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र भी कम थी, यहीं कोई 18 साल की होगी। उसके चेहरे से ही मासूमियत टपक रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वह थोड़ी देर मेरे पास बैठी और फिर उठकर चली गई थी। फिर अन्नू के दोनों भाई आकर बैठ गए थे। वह कहने लगी आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आई हैं। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया था कि मेरा बेटा नशा करता है, दिमागी तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह कहने लगे ठीक है, हमारी बहन कम उम्र की है और खूबसूरत भी है, हम ऐसे कैसे अपने नशेड़ी और पागल बेटे के लिए अपनी बहन का रिश्ता दे दे। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुई थी। बोली थी क्या आपकी मर्जी नहीं है? तो अन्नू का बड़ा भाई कहने लगा मैं अभी बाहर गली से जा रहा था, आपकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिससे आपकी हैसियत का बखूबी पता हो गया था। क्या आप लोग मेरी प्यारी सी बहन यूं ही लेकर चले जाएंगे? तो मैं बोली कि आपको क्या चाहिए? अन्नू का छोटा भाई बोला आप हर महीने हमें कुछ पैसे दे दिया करें, क्योंकि मम्मी बीमार रहती हैं और हम दोनों भाई भी इतना कोई खास नहीं कमा पाते। चलो मम्मी के लिए दवाई का जुगाड़ तो हो जाया करेगी। मैं बोली हाँ जी बताइए कितने पैसे चाहिए? तो अन्नू का बड़ा भाई कहने लगा हर महीने 25,000 दे दिया करो। उसके लिए अन्नू आपके नशेड़े और पागल बेटे से शादी करने के लिए हमें पूरे 6 लाख रुपए चाहिए और एक गाड़ी, एक घर भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। घर तो अन्नू का ही रहेगा मगर हम उसमें रहेंगे। मैंने उनकी ये सारी शर्तें और बातें मान ली थी।
मैंने कहा, मुझे हर बात आप लोगों की स्वीकार है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताइए। वे दोनों भाई हैरान रह गए थे और एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे, अगर हमें आप अपने किसी कारोबार में छोटी सी नौकरी दिलवा देंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने कहा, ठीक है, आपका ये काम भी हो जाएगा। मैं अगले इतवार को आकर अपनी बहू को ले जाऊंगी। वे दोनों बहुत खुश हो गए थे। उनके चेहरों से ऐसा ही लग रहा था जैसे उनकी लॉटरी निकल गई हो। उन दोनों के जाने के बाद अन्नू की माँ कहने लगी, बहन माफ़ कर दीजिए, मुझे तो किसी तरह का कोई लालच नहीं, मगर ये मेरे बेटों को तो मेरी बेटी सोने की मुर्गी लगती है। अगर उनके पास रही तो सोने के अंडे देने के काम आती रहेगी, अगर बाहर चली जाए तो सोने के भाव बेच दे। घर में तो वे अपनी पत्नियों के काम करवाते हैं, अब जब बहन चली जाएगी तो उसके कीमत के बराबर पैसे खाएंगे। उन दोनों ने तो अन्नू को बेच कर ही रख दिया है। इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें, मुझे पता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अन्नू की माँ चुप हो गई थी। मैंने घर जाकर पवन को बताया कि मैं राजन की शादी करने लगी हूँ। वह तो हैरान ही रह गया था, कहने लगा, मम्मी आप क्या कर रही हैं। तो मैंने कहा उसे, हाँ मैं उसका रिश्ता भी देख कर आई हूँ, लड़की भी देख कर आई हूँ, और वह लड़की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है और वह कम उम्र की भी है। राजन को खुश रखेगी। तो पवन कहने लगा, मम्मी वे लड़की राजन को तो खुश रखेगी ना, मगर उस लड़की का क्या होगा, उसको राजन खुश रख पाएगा। ये वही सवाल था जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं चुप हो गई और उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे नहीं पता था इस शादी का अंजाम क्या होगा, लेकिन लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैं जान गई थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा। सादगी से शादी हुई और मैं अन्नू को विदा करवा कर अपने घर ले आई थी। वह बड़ी शांत सी लड़की थी, नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं उसको राजन के कमरे में छोड़कर जाने लगी तो उसने डर भरी निगाहों से मुझे देखा और कहा, माँ जी मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा ना। उसके सवाल से मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं राजन को जानती थी, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। मैं अपने कमरे में आ गई और सारी रात आंखों ही आंखों में काट दी। सुबह में उठकर राजन के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी। नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर बिल्कुल नील का निशान पड़ा हुआ था। मैं बोली, ये सब क्या है अन्नू। तो उसने रोते हुए राजन की तरफ इशारा कर दिया था। मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने उसको दिलासा दिया और कहा, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, मेरा राजन ऐसा नहीं है। तो उस लड़की ने सर हिला दिया था। फिर वह किचन में चली गई और घर भर का नाश्ता बनाने लगी। मैंने उसको रोक दिया था। मैंने कहा, ये काम तुम्हारे करने के लिए नहीं है, घर में नौकरानी है, वह ये सब काम करेगी, तुम बस आराम करोगी और खाओगी पियोगी। अन्नू मुस्कुरा दी थी। अभी पूरा एक दिन भी नहीं बीता था कि अन्नू की दोनों भाभियां उससे मिलने हमारे घर पर आई थी। उनके हाथों में आधा किलो के मिठाई के डब्बे थे। वो बड़ी तरसती नज़रों से पूरे घर को देख रही थी और निहार रही थी। मैं तो बड़ी घबरा गई थी। अगर उन्होंने अन्नू के चेहरे की तरफ देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। मगर हैरानी मुझे तब हुई थी जब उन्होंने एक बार भी अन्नू के उसके चेहरे के बारे में नहीं पूछा था। उन्हें तो बस अपना ही लालच खाया जा रहा था। बड़ी भाभी अन्नू के कान में घुसकर कहने लगी, तुम्हारी सास हमें यहाँ आने पर क्या तोहफा देंगी। मैं ये सब बातें सुन चुकी थी, मगर मैंने यही दिखाया कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। खैर वे दोनों जाने लगी तो मैंने लिफाफे में कुछ पैसे रखकर उन्हें दे दिए थे। मुझे पता था वह इसी में बहुत खुश हो जाएगी। मेरी बड़ी बहू रागिनी मुझसे कहने लगी, माँ आपको मैंने कहा था ना कि राजन की शादी ना करो, अब रोज उस लड़की का यही हाल करेगा। पवन भी बोल रहा था कि मम्मी आपने राजन की शादी करके अच्छा नहीं किया। तब ही अन्नू कहने लगी, आप दोनों मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहिए, वह जैसा भी है अब वो मेरा पति है। मैं अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जहाँ वे दोनों हैरान रह गए थे, वहाँ मैं भी बहुत शक में हो गई थी। अब तो ये रोज का ही काम बन गया था। हर सुबह जब अन्नू कमरे से बाहर आती थी तो उसके चेहरे पर रात की परेशानी साफ दिखाई देती थी। मैंने एक दो बार राजन को भी समझाने की कोशिश की थी। मैंने उसे कहा था कि अगर तुम अपनी पत्नी को मारोगे तो वह घर छोड़कर चली जाएगी, तुम फिर से बिल्कुल अकेले रह जाओगे। तो राजन और ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वह चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगा था और कहता था कि कोई उसको नहीं ले जा सकता। मैं राजन से कहती, तुम्हारे गुस्से से डरकर भाग जाएगी तुम्हारी पत्नी। तो राजन कानों को हाथ लगाकर सॉरी सॉरी कहता था, मगर उसके व्यवहार में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा था।
मुझे इस बात का डर था कहीं अन्नू घर छोड़कर ना चली जाए, इसलिए जब वो अन्नू पर हाथ उठाता था मैं उसके घर वालों के लिए भारी तोहफे भिजवा दिया करती थी। कभी फ्रिज दे दिया तो कभी बेड, यहाँ तक कि मैंने उनके घर में एसी तक भी लगवा दिया था। ये सब मैं इसलिए कर रही थी अगर अन्नू अपने घर वापस जाना भी चाहे तो उसकी लालची भाभियाँ उसे मेरे पास ही रहने पर मजबूर कर दे। अन्नू चुप सी रहती थी लेकिन मेरा वो बहुत ख्याल करती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? तो अन्नू फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, माँ मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब है, मैं आपको बता नहीं पाती, कहीं आप ये ना कहें कि इसके घर वालों ने मरीज लड़की हमारे पल्ले बांधी है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे उल्टियाँ भी आ रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। अन्नू की बात सुनकर मुझे कुछ शक हुआ था। मैं बोली, राजन तुम्हारे पास कभी आया था? तो उसने हाँ में सिर हिलाया था। मैंने कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। अन्नू को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगी तो वो बोली, माँ मैं अपने भाभीियों वाली डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी भाभियाँ हमेशा एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर के पास जाती थीं और मैंने सोचा था कि जब भी मुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी तो उस डॉक्टरनी के पास जाऊंगी। तो मैं मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभीियों से भी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और उसके पास लेकर जाऊंगी। इस बात की तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। मेरी बात सुनकर अन्नू की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, माँ ये मेरी छोटी सी इच्छा है, अगर आप मान लेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा कि बच्ची की ये इच्छा पूरी कर दूंगी तो क्या ही हो जाएगा, क्या पता भगवान मुझसे राजी हो जाए, सच में कुछ अच्छी खबर मिल जाए कि मेरी बहू हमारे घर का वारिस जनने वाली है। मैं अन्नू को डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने इस खबर की पुष्टि कर दी थी। वो कहने लगी, ये बात बिल्कुल सच है कि अन्नू प्रेग्नेंट है। फिर तो यही था कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। मैं खुशी से 7वें आसमान पर उड़ रही थी। मैंने अपनी बहू का माथा चूमा था। मैं बोली, अन्नू तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम मेरे घर का वारिस पैदा करने वाली हो। अब राजन के हिस्से की सारी जायदाद मैं अपने वारिस के नाम कर दूंगी। मैं किसी ऐसे इंसान को राजन के हिस्से पर ऐश नहीं करने दूंगी जो उसे पागल खाने भिजवाना चाहती थी। अनु ने सिर हिला दिया था। उसने अपने मुंह से कोई शब्द नहीं कहा था। मेरी बहू को तो ना पैसों का लालच था और ना ही जायदाद का। वह तो बड़ी सीधी सादी भोली भाली सी लड़की थी। ये तो उसके घर वाले थे जो उसको कैश करवा रहे थे। अन्नू को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले बच्चे से मतलब था। अभी वह अन्नू पर हाथ उठाता था। मैं इस बात को लेकर बड़ी परेशान रहती थी। बच्चे को कुछ ना हो जाए, उसका प्रेगनेंसी खराब ना हो जाए। मैं अन्नू को अपने कमरे में लिटाने लगी थी। मैंने उससे कहा था कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। इस बात पर राजन ने बहुत हंगामा किया था, मगर मैं उसको सुनने वाली नहीं थी। मैं अपनी बात की बिल्कुल पक्की थी और धीरे धीरे राजन को भी अब सब्र आ गया था। एक दिन अन्नू बड़ी परेशान सी बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या बात है अन्नू? अन्नू ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, कुछ नहीं। मैंने जब बहुत जिद किया तो अन्नू बोली, रागनी भाभी मुझे कह रही थी कि तुम अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा लो। पागल आदमी का बच्चा पागल ही होगा। इतना कहकर अन्नू फूट फूट कर रो रही थी। मेरे गले लग गई थी। मैं बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। रागनी तुम्हारी जेठानी है और तुमसे वो पहले से ही जलती है, क्योंकि उससे पहले तुम इस घर का वारिस पैदा करने जा रही हो। मैंने अन्नू को बहुत दिलासे दिए थे, मगर मेरा अपना दिल बेचैन हो गया था। अब मुझे रागनी से बहुत खतरा महसूस हो रहा था। यही डर लग रहा था कि रागनी अन्नू के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने घर में हुक्म दे दिया था कि रागनी के सामने अन्नू का खाना नहीं पकेगा। छुप छुपाकर अन्नू का खाना उसके कमरे में भेज दिया जाएगा। मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। मैंने उसका ये हल निकाला कि मैं राजन की सारी जायदाद पहले से ही अन्नू के नाम कर देती हूँ। रागनी तो इसलिए अन्नू के पीछे पड़ी हुई थी। अगर अन्नू ने राजन का वारिस पैदा कर दिया तो जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी। मैंने पहले ही राजन की जायदाद रागनी के कोसों दूर कर दी थी ताकि अब उसका ध्यान बच्चे की तरफ ना जाए। मैंने वकील से यहाँ तक लिखवा दिया था, अगर अन्नू को कुछ हो जाएगा तो ये सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी जाएगी। इस फैसले के बाद कहीं जाकर मैं तसल्ली में हुई थी। आज बहुत साल के बाद मुझे बहुत सुकून की नींद आई थी। मैं खूब सोई थी, मगर रात के आखिरी पहर अचानक से मेरी आंख खुल गई थी। मैं उठकर बैठ गई थी ताकि उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर सकूं। मगर ये देखकर दंग रह गई कि अन्नू तो अपने बिस्तर पर मौजूद ही नहीं है। मैं बड़ी घबरा गई थी। वह बच्ची कहाँ चली गई थी? मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई।
पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर हल्की सी रोशनी छत के ऊपर बने हुए राजन के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर गई थी। राजन के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो ये मंजर देखकर बिल्कुल सुन्न रह गई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अन्नू ऐसा भी कर सकती है। आज उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। अब इस बात का अंदाज़ा तो मुझे बखूबी हो गया था कि अन्नू मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही है। मैंने उस वक्त तो अन्नू से कुछ भी नहीं कह सकी थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे नहीं पता था मेरे वापस आने के बाद उन दोनों पति पत्नी में क्या बातें हुई। सुबह का सूर्य उदय से पहले अन्नू मेरे कमरे में वापस आ चुकी थी, मगर मैं तो पत्थर की मूरत बन गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो अन्नू को बहुत उदास पाया था। चेहरे पर नील के निशान पड़े हुए थे। मैं बोली, अन्नू तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तो वह रोने लगी और बोली, माँ, राजन जब आप सो गई थी तब राजन आपके कमरे में आया था। वो मुझसे कह रहा था मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ ज़रूरी बात करनी है। मैं राजन के साथ जब उसके कमरे में गई तो उसने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। मैंने कहा, तुम क्यों गई थी उसके पास? जब मैंने मना किया था तो वह बोली, माँ, पति तो हर औरत के लिए भगवान का रूप होता है। मैं राजन की बात को रद्द नहीं कर सकती थी। मेरे लिए बहुत अहम था, वह बहुत ज़रूरी था। अगर मैं कल को वह सब ना देखा होता तो ज़रूर मैं अन्नू की बातों पर विश्वास कर लेती और उसकी बातें सुनकर उसकी वारी जाती। मगर अब मैं सारी हकीकत जान गई थी। बस मैं वक्त आने पर ही ये सब खोलना चाहती थी। अभी मैं नहीं चाहती थी कि अन्नू परेशान हो और मेरे होने वाले पोते की सेहत पर कोई बुरा असर पड़े। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया था। बातें करते करते ही मुझ पर बेहोशी छा गई थी। मैंने सबसे माफ़ी मांगी, उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं ना जाने कितनी देर सोती रही जब मेरी आंख बाहर से आने वाली शोर को सुनकर खुली थी। मैं बाहर निकली तो एक अजीब मंजर ने मेरा स्वागत किया था। मेरा बेटा पवन मेरे सामने खड़ा था। कह रहा था, मम्मी, आपकी बहू हमारी अलमारी में बंद सारे जेवरात ले गई है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर ढह गई थी। फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने राजन के कमरे में गई थी। वहाँ साइड टेबल पर एक कागज़ पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, माँ, आप एक अच्छी औरत हैं, इसलिए आपको सब कुछ सच बताकर जा रही हूँ। आपने अपने नशेड़ी और पागल बेटे के साथ मेरी शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया था। मैं तो किसी और से प्यार करती थी। मैं उसको कभी दिल से स्वीकार नहीं कर सकती थी। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया था, मगर मैं अपनी सारी उम्र ऐसे तो नहीं बिता सकती ना। मेरे आशिक विशाल ने मुझे कहा था कि तुम सब कुछ अपने नाम करवा लो, इस शादी का फ़ायदा तो उठाओ। फिर जैसे जैसे विशाल मुझे कहता गया वैसे वैसे मैं करती गई थी। उसने मुझे कहा था कि तुम अपने चेहरे पर मेकअप से ऐसे निशान बना लिया करो जैसे राजन तुम पर बहुत जुल्म करता हो। मैंने उसकी बात मान ली थी। ये चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी। आप मुझे और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। खैर, राजन को तो मैंने शादी की पहली रात ही डराया था। वो मुझसे दूर दूर रहता था। उसकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मुझसे बात करे। खैर, मैं तो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। आपने जायदाद मेरे नाम लगवा दी थी। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशाल के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताऊंगी। मैं ये खत पढ़कर थर थर काँपने लगी थी। मैंने कल रात खुद अन्नू को राजन के कमरे में देखा था। वह चेहरे पर मेकअप से निशान बना रही थी। मैं उसकी हकीकत जान गई थी, मगर अपने पोते की वजह से चुप हो गई थी। मगर पोता तो कहीं नहीं था, वह तो झूठ था। अन्नू हम सबको नाश्ते में नींद की दवा मिलाकर दे गई थी। जब हम सो गए तो उसने आराम से अपनी कार्रवाई कर ली थी। पवन कहने लगा, मम्मी, आपको शादी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मैं बोली, रागिनी ने मुझे बताया था कि राजन ने मधु की गुड़िया को पकड़कर उसे कहा था ये मेरी दुल्हन है। रागिनी डर गई थी, इस तरह मेरी बच्ची के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए रागिनी ने मुझसे कहा वह घर छोड़कर जा रही है। मैंने उसे जाने से रोक लिया था। मैंने सोच ली थी कि राजन के लिए दुल्हन लेकर आऊँगी। पवन कहने लगा, मम्मी, ऐसे हालत में राजन के लिए दुल्हन नहीं बल्कि गुड़िया लानी चाहिए थी। आपने बहुत गलत किया। मैं चुप हो गई थी। राजन का हिस्सा तो अन्नू उड़ा ले गई थी। अब मैं और राजन पवन पर बोझ बन गए थे, मगर वह हम दोनों का बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। उसने हम दोनों को सर आंखों पर बिठाकर रखा था। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने इतनी जल्दीबाजी ना की होती। उस चालाक लड़की से अपनी जायदाद को बचा सकती थी। अब मैं रोज़ शर्मिंदा होती थी, अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई थी। रागिनी एक अच्छी औरत थी और एक अच्छी बहू भी साबित हुई थी। उसने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था और मेरे बड़े बेटे पवन ने जल्दी ही वह सब अपनी मेहनत से हासिल कर लिया था। किसी से हड़पी हुई जायदाद से ज़्यादा दिन तक कामयाबी नहीं हो पाता इंसान। जल्दी ही अन्नू का पति विशाल एक एक्सीडेंट में मारा गया था। अब अन्नू फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गई थी।
उसने मेरे बेटे से डिवोर्स तो नहीं ली थी, लेकिन वह चाहती थी कि मैं दोबारा इस घर में दाखिल हो जाऊं। लेकिन एक बार मेरा मुंह जल गया था, तो मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती थी। अन्नू चुपके चुपके राजन से मिलती थी और उसके दिमाग में उल्टे सीधे बातें भरा करती थी। लेकिन जब मैंने ये सब स्थिति देखी तो अपने बेटे राजन को नशा मुक्ति केंद्र भेजने का पक्का फैसला कर लिया। वहाँ पर उसका दिमाग का इलाज भी हो रहा था और आज पूरे 6 साल हो गए हैं। पहले से वह काफ़ी अच्छा हो गया है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या हमें राजन की शादी दोबारा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी अब ठीक हो गई है? तो मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।